हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम SCERT की क्लास 8th की बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 की ओर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके प्रश्न जो बनकर आने ही आने होते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, TGT का हो या फिर PGT का हो या फिर GIC PGT का हो। तो कोई भी एग्ज़ाम है और हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें आपको इन बुक से ज़रूर मिलती हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर 7 है उसका नाम है भारत में नवजागरण। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। लर्नर्स, अगर आप CTET के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मिलते हैं ऐसे फीचर्स जो आपके तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप CTET 31 जनवरी 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक CTET की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है और अभी भी आपको लगता है कि आपकी जो CTET की जो प्रिपरेशन है वो CTET के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है, टेंशन है, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी, मैथ्स, CDP, SST, EVS, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे से बारीकी से करवाई जाएगी। तो आपने अगर अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके पूरी तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ, अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड के को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य भारत में नवजागरण के। तो इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक और सामाजिक सुधार के बारे में। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभावों से भिन्न था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली थी, जिसमें नवीन चिंतन, तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे, वे पश्चिमी शिक्षा और विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और भी था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन जो है वो प्रमुख थे। अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया और धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थीं उन्हें छोड़ा जाने लगा। इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलन में भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट संबंध था, जैसे सती विधवाओं का पुनर्विवाह पर निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारकों के योगदानों को जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, हम एक एक करके डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिलाओं के लिए नए कानूनों के बारे में, जिसमें राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि, पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतर जाति विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर भी थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी भी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद इन्होंने किया और अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। पंडित तर्कालंकार और राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हुई। तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करना चाहते थे। तर्कालंकार ने कहा, ऋषि अंगिरा ने कहा कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन राय पर मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। तो इस तरह के तर्क हुए और बाद में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, जो कि राजा राम मोहन राय के कोशिशों का एक नतीजा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसके सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई गई? लॉर्ड बेंटिक। और कब लगी? 1829 में। तो ये ध्यान रखिए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। एक महान समाज सुधारक, लेखक और शिक्षक थे। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य किया करते थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। और कब हुआ है? 1856 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई है और 1828 में ब्रह्म समाज की। दोनों ही समाज अलग अलग हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए और गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी भी खोला गया। महादेव गोविंद रानाडे 1876 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा संस्थापित प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज कब बना? प्रार्थना समाज बना 1867 में, 1867 में, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इन्होंने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो है वो महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। लेकिन स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्मा पांडुरंग के द्वारा। परमहंस के बारे में, रामकृष्ण परमहंस का भी योगदान महत्वपूर्ण था। ये भी एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम बताते थे।
स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे और वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी भी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत कर पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के भी विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमान के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला और यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। पारसी सुधार आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो दादा भाई नौरोजी ने निभाई। इन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। इन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। दलित जातियों के सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये इस तरह से आता है कि सत्य शोधक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया, और आंसर इसका क्या होगा, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी। तो ये जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले ने लिखी है और ये दलित लोगों से संबंधित है। उन्होंने दलित और महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। सावित्री फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की और शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान रहा था। इसके बाद महिलाओं का योगदान में हम एनी बेसेंट को भी याद करते हैं। इन्होंने 1886 में चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। इन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की भी विरोधी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गई थी, एनी बेसेंट। इसके बाद पंडित रमाबाई सरस्वती के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है वो 1885 में हुआ और इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। वह जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनके भाई जगह जगह भटकते रहे पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई के कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए और कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाईं। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगाया और भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोले। वे कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध न करना है। तो बिल्कुल सही बात कही
रमाबाई ने, और महिलाओं की तरफ से पंडिता रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की, क्या वह तुम्हें उचित लगती है? तो आप भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट में। अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती थीं और चुप रहती हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली हैं इस चैप्टर में, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो कई बार बोल चुकी हूँ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और कब की? 1828 में। और सती प्रथा का अंत 1829 में हो गया, तो आप एक साथ ध्यान रखें। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को रोकने का कानून कब बनाया? तो अभी मैंने ये आंसर पहले ही दे दिया, 1829 में। तो ये थे हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।